लालची भाई। एक गांव में मनोहर और श्याम नाम के दो भाई रहा करते थे। मनोहर जहां पढ़ा लिखा और बैंक में नौकरी करता था, वहीं श्याम एक अनपढ़ और मजदूर था। एक दिन श्याम अपने कमरे में अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि तभी मनोहर वहां पर आकर बोला, श्याम, जल्दी से 3 लाख रुपए का इंतजाम करो। 3 लाख रुपए? लेकिन किस लिए भैया? अरे भाई, पिताजी ने इस मकान पर 6 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया था। 3 लाख अगर मैं चुकाऊंगा तो 3 लाख तुम भी तो चुकाओगे ना। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, पिताजी ने तो कभी कोई लोन लिया ही नहीं। देखो श्याम, तुम ठहरे अनपढ़ और जाहिल। पिताजी हर बात मुझसे किया करते थे। अगर तुम 3 लाख रुपए नहीं चुका सकते तो फिर तुम्हें यह घर छोड़कर जाना होगा। इतना बोलकर मनोहर वहां से चला गया। श्याम की पत्नी अपने पति से बोली, मुझे तो तुम्हारे बड़े भाई के इरादे कुछ सही नहीं लग रहे। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि पिताजी ने मकान पर बैंक से कर्जा ले लिया और तुम्हें बताया तक नहीं? मुझे भी कुछ दाल में काला लग रहा है। मैं आज ही मुखिया जी से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन शाम मुखिया जी के पास चला गया और सारी बात बताते हुए बोला, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बड़े भाई मनोहर से आज बात करूंगा और तुम्हारे घर भी आऊंगा। शाम को मुखिया जी मनोहर के घर आ गए। मुखिया को घर पर आते देख मनोहर बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, मुखिया जी, आप सब ठीक तो है? मनोहर, क्या तुम बता सकते हो कि मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ने बैंक से 6 लाख रुपए का कर्ज कब लिया था? जहां तक मैं जानता हूं तो उन्होंने मुझसे कभी इस बारे में बात नहीं की, जबकि मैं उनका सबसे अच्छा मित्र था। मुखिया की बात सुनकर मनोहर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद हाथों में एक कागजात लेकर मुखिया को पकड़ाते हुए बोला, मुझे विश्वास था कि मेरा अनपढ़ जाहिल भाई इस बात को नहीं समझेगा, इसलिए आप स्वयं देख लीजिए। मुखिया उस पेपर को बहुत गौर से देखने लगा और श्याम की ओर देखते हुए बोला, श्याम, मनोहर बिल्कुल सही कह रहा है। इसमें तुम्हारे पिताजी के हस्ताक्षर हैं और अपने पिता के पुत्र होने के नाते तुम्हें उनका कर्जा चुकाना चाहिए। लेकिन आप तो जानते हैं मुखिया जी, मैं मजदूर हूं। 3 लाख रुपए का इंतजाम कहां से करूंगा? वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम पैसों का इंतजाम करके मुझे दे दोगे तो तुम यहां रह सकते हो, और अगर नहीं दोगे तो फिर मैं ये आधा मकान बेच दूंगा। इतना बोलकर मनोहर बाहर चला गया। दोपहर को शाम मुखिया के घर पर जाकर बोला, मुखिया जी, मेरी अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो श्याम, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे भाई की अपने पिताजी के मकान पर बुरी नजर है। वो तुम्हें कुछ भी नहीं देना चाहता। जो उसने कागज मुझे दिखाए हैं वो फर्जी कागज थे। यहाँ तक कि तुम्हारे पिता के हस्ताक्षर भी नकली थे। अगर ऐसी बात है तो फिर आपने उस समय मनोहर को कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि मैं सच्चाई की जड़ तक जाना चाहता था। मैं अभी बैंक से ही आ रहा हूँ। ये सच है श्याम कि तुम्हारे मकान पर 6 लाख रुपए का लोन का कर्जा लिया गया है, लेकिन वो कर्जा तुम्हारे पिताजी ने नहीं बल्कि मनोहर ने लिया है, तुम्हारे पिताजी के नकली हस्ताक्षर करके। अब मैं क्या करूं मुखिया जी? मनोहर भैया तो मुझे घर से बाहर निकालने की बोल रहे हैं। मनोहर एक लालची भाई है श्याम, और तुम मेहनती और सत्यनिष्ठ हो। तुम अपना जीवन कहीं भी मेहनत और सत्यनिष्ठा से काट सकते हो, मगर मनोहर जैसे लोगों की किस्मत जेल होती है। उसने अपने पिता के झूठे हस्ताक्षर करके बैंक के साथ भी धोखाधड़ी की है। जिस दिन बैंक को इस बारे में पता लगेगा, उस दिन उसे गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा सकता। मुखिया की बात सुनकर श्याम अपने घर पर चला गया और अपनी पत्नी से बोला, कल हम इस घर को छोड़ देंगे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हम कहीं भी किराए का मकान लेकर रहने लगेंगे। अगले दिन मनोहर तनतनाता हुआ श्याम के कमरे में आया। तो तुमने क्या फैसला किया श्याम? पैसे दोगे या फिर मकान छोड़ोगे? भैया, मैं ये मकान छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप अपने लालच को खत्म कर दीजिए, नहीं तो आपके अंदर का लालच किसी दिन आपको बर्बाद कर देगा। श्याम ने इतना कहा ही था कि तभी एक बैंक का बड़ा कर्मचारी पुलिस वालों को लेकर वहां पर आ गया और पुलिस को देखकर बोला, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसने बहुत से लोगों के जाली हस्ताक्षर करके उनके नाम का लोन लेकर फर्जीवाड़ा किया है। पुलिस को देखकर मनोहर के हाथ पैर फूल गए।
ये झूठ बोल रहे हैं। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इस बात का फैसला तो कोर्ट में हो जाएगा। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। यह तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। पुलिस ने मनोहर को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। उसे उसके लालच की सजा मिल चुकी थी।